स्वागत है स्टडी टू टॉप यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, ये है फेडरलिज्म का दूसरा पार्ट। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उनसे 5 मार्क्स से लेकर MCQs तक कुछ भी बन सकता है। और वैसे भी अब आपके चैप्टर्स कम हो चुके हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, यानी कि इससे समझते हैं कि इंडिया को फेडरल कंट्री, मतलब इंडिया एक फेडरल कंट्री कैसे बनती है। दोस्तों, मैंने अभी पहले वाले पार्ट में आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेडरल कंट्री। तो दोस्तों, उसके जो कुछ पॉइंट थे वैसे ही सिमिलर आपको यहाँ भी मिलेंगे, बस इसमें हम लोग इंडिया से रिलेटेड बातें और एक्स्ट्रा बताएंगे। तो एक एक करके पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ पावर, जो मैंने पहले भी बताया, यानी कि पावर का डिवाइड होना, यानी पावर डिवाइड होना। तो दोस्तों, पावर डिवाइड, लेकिन अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इंडिया में यहाँ पर पावर अलग अलग लिस्ट बना के डिवाइड की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे समझते हैं, पावर डिवाइड करनी है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पावर अलग अलग लेवल पर डिवाइड होती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। इंडिया में क्या है, जो सब्जेक्ट्स हैं यानी जो मुद्दे हैं, अलग अलग लेवल अलग अलग सब्जेक्ट को पकड़ के रखता है। तो हमने लिस्ट बनाई है, उन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स डाले हैं। जैसे ये लिस्ट है तो इसमें ये सब्जेक्ट्स आएंगे, ये मुद्दे रहेंगे, और ये जो भी काम है ये लेवल की गवर्नमेंट देखेगी या सेंट्रल लेवल देखेगी, वो सब। तो हम सबसे पहले लिस्ट समझते हैं कि लिस्ट में क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग लिस्ट बना के उनमें डिवाइड कर दिए हैं। तो दोस्तों, 3 तरह की लिस्ट होती हैं, जिसमें सबसे पहली है यूनियन लिस्ट। तो दोस्तों, यूनियन लिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहला पॉइंट दे रखा है सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि फ्रेंड्स ये सबसे मेन लिस्ट होती है जिसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे हैं वही इसमें आते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास लॉ, यानी कि फ्रेंड बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है जिसमें जो भी एकदम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब इसमें होती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ पास कर सकती है। इसके अलावा आपको याद रखना है सबसे ज़रूरी कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, यानी 97 मुद्दे हैं अलग अलग, जिसके कुछ एग्जांपल्स में जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट। आप इनमें से 3 से 4 भी लर्न कर लीजिए, वो आपके काम आ जाएंगे। इसी तरीके के इसमें टोटल 97 होते हैं, और आप एग्जांपल्स ही समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे मुद्दे डिफेंस के हैं, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वही सारे यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों, दूसरी है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जिसका नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, यानी कि इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि स्टेट इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके तहत हमारा दूसरा पॉइंट है कि ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉस। तो जो इसमें जितने भी मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अगर लॉ पास करना है तो स्टेट गवर्नमेंट ही पास करेगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, जो कि आपको हर एक लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी पड़ेगी, कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, स्टेट लिस्ट में है हमारे पास 66 सब्जेक्ट्स। इसके अलावा उसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, हर स्टेट की अपनी एक अलग पुलिस होती है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, तो वो स्टेट लिस्ट में आ जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर हुआ, ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ, ये सारे स्टेट लिस्ट के एग्जाम्पल हो गए। तो इसी तरीके के ये जो सब्जेक्ट्स मैंने दिए हुए हैं, पुलिस, ट्रेड वगैरह, इसी तरीके के टोटल 66 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहीं पर हमारी स्टेट लिस्ट ख़त्म होती है। अब हम अपनी आखिरी लिस्ट पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट तो पढ़ ली, लेकिन इसके अलावा एक और होती है कंकरेंट लिस्ट, जो मैंने यहाँ लिख रखी है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में क्या होता है, बेसिकली फ्रेंड्स इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों इन मुद्दों पे काम कर सकते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ जाएंगे। जैसे मैंने आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल में लिख रखा है क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, यानी कि फ्रेंड्स अब जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि क्रिमिनल है कोई तो उस पर केवल स्टेट ही गवर्नमेंट काम करे या यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करे। जैसे कि फ्रेंड्स अभी सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा चला तो स्टेट के अलग अलग पुलिस ने भी किया, महाराष्ट्र पुलिस ने और बिहार पुलिस ने, लेकिन फिर CBI की तरफ से भी जांच हुई, और वो किसकी थी, वो यूनियन की थी। तो फ्रेंड्स इसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें दोनों के दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों काम कर सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया, बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज
ऑन दीज सब्जेक्ट्स, यानी कि फ्रेंड इन सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल और स्टेट दोनों अपना डिसीजन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इफ़ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ओवर ए सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ वुड बी इफेक्टिव। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेंड्स कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों के सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसे में कई बार हो सकता है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हो, और जो कि आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कुछ मुद्दों पे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। ऐसे में फ्रेंड्स जो सेंट्रल लॉ होता है वही इफेक्टिव होता है, यानी फिर सेंट्रल की ही बात मानी जाती है। इसके अलावा वही आपको सब लिस्ट में याद रखना है कि फ्रेंड कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी 47 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्टेट और सेंट्रल दोनों अपना फैसला दे सकती है। इसके एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं मैंने, क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, एजुकेशन, ट्रेड यूनियंस, और भी कई सारे होते हैं। इसमें आप 2-3 याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी लिस्ट का काम ख़त्म हो जाता है। एक और टॉपिक है आगे रेसिडुअरी पावर्स, लेकिन दोस्तों वो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे अपनी बुक से भी पढ़ के आराम से समझ जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है 3 टायर सिस्टम, जो मैंने यहाँ लिख भी रखा है 3 टायर सिस्टम। 3 टायर सिस्टम आप समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पे 3 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। इसके पीछे की बात भी मैं फ्रेंड्स बता देता हूँ, हो सकता है MCQ में आ जाए। फ्रेंड्स ये चीज़ हुई थी 1992 में। 1992 में हम लोगों ने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी जैसे लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आते रहते हैं, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने ये चीज़ चेंज करी। उससे पहले तक फ्रेंड्स हमारे पास 2 टायर सिस्टम होता था, यानी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। लेकिन उसके बाद से हमने ये तय किया कि अब से हम पंचायती राज सिस्टम भी लाएंगे, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लाएंगे। तो बस यही बात थी एक्स्ट्रा बताने की। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, नॉट इक्वल पावर टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जो कि मैंने पहले भी समझा रखा है। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को इक्वल पावर नहीं होती, यानी कि हर स्टेट में एक अलग अलग सिस्टम चलता है। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी तक चलता था, खैर अब तो सही हो चुका है, लेकिन फिर भी अलग अलग आइडेंटिटीज़ अभी भी मिली हुई हैं। कुछ स्टेट में अभी भी कई एरियाज में जाना पाबंदी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। बस आपको ये पॉइंट ऐसे ही याद रखना है। तो दोस्तों चौथा पॉइंट है कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये क्या है पॉइंट, इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी लॉ पास होता है, कोई नया लॉ बनता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव आता है, तो वो केवल सेंट्रल लेवल की तरफ से नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही कोई लॉ नहीं बना सकती, उसमें हर एक स्टेट गवर्नमेंट की भी मंजूरी लेनी पड़ती है। किस तरीके से, जैसे कि फ्रेंड्स कोई लॉ है, लॉ पहले बिल होता है। बिल यानी कि कोई, जैसे किसी ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए तो वो बिल पास करेगा। बिल जाता है सबसे पहले स्टेट लेवल पे, यानी जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो पहले जैसे लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा में जाएगा। हर हाउस में, जैसे हमारा पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, जब लोकसभा में जाएगा तो टोटल में से 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी 2/3 लोग अगर कहते हैं हाँ ये लॉ बनना चाहिए, फिर वो आगे बढ़ेगा राज्यसभा में, फिर वहाँ से भी जब मेजोरिटी उसको वोट मिलेगा तभी वो एक लॉ बनेगा। जैसे 3 तलाक बना था दोस्तों, तो 3 तलाक में क्या, सबसे पहले वो एक बिल था कि हाँ इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए, तो सबसे पहले वो पास हुआ लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास हुआ, फिर जाके वो एक लॉ बना। तो दोस्तों ये हमारा चौथा पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब 5वें पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों 5वां पॉइंट है ज्यूरिसडिक्शन, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फेडरल कंट्री में ज्यूरिसडिक्शन का क्या काम, ज्यूरिसडिक्शन यानी कि हमारे कोर्ट वगैरह। तो दोस्तों इसे अच्छे से समझते हैं, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों क्या होता है, हमने बताया कि हर एक अलग अलग लेवल पे हमने पावर डिवाइड कर रखी है कि ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लेवल देखेगी, ये कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल लेवल देखेगी। लेकिन फ्रेंड कई बार होता है कि कुछ मुद्दों को लेकर विवाद हो जाता है, या फिर जैसे कि कह लीजिए स्टेट की कोई चीज़ है लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना दखल देने लगती है, या सेंट्रल लेवल का कोई सब्जेक्ट है उस पर स्टेट दखल देने लगता है, तो ऐसे में उन दोनों का डिस्प्यूट होने लगता है। तो फ्रेंड्स वहीं पर काम आता है हमारा ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि फ्रेंड बेसिकली हमारी कंट्री में ज्यूरिसडिक्शन को सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर दी गई है। यानी अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मेन जो निर्णय होगा या जो न्याय होगा वो हमारा कोर्ट देता है। सबसे ज़्यादा पावर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही मिली हुई है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी आप लोग देख सकते हैं राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट को राजस्थान में कांग्रेस ने निकाल दिया, और अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट एक तरीके से चलने लगा मुद्दा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर केस केवल
गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से नहीं सुलझाया, लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में ही ये चीज़ गई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब डिस्प्यूट हो रहा है आपस में भी, तो भी जो आखिरी डिसीजन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ही लिया। तो बस यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है कि अगर कोई फेडरल कंट्री है तो वहाँ पर जुडिशरी को सबसे ज़्यादा पावर दी जाएगी। अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों छठा और आखिरी पॉइंट है सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम। वही बात जो मैंने फर्स्ट पार्ट में भी वीडियो में आपको बताई थी, अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट के सोर्सेज के जो इनकम के जो सोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स वो हमारी सेंट्रल लेवल लेती है, और एग्रीकल्चर या बिजनेस वगैरह से जो टैक्स वगैरह आता है वो हमारा स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट लेती है। तो बस यही सारी बातें थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे वही ज़्यादातर पॉइंट्स यहाँ पर भी है। लेकिन बस क्या है, हम इंडिया की पर्टिकुलर बात करें तो कुछ चीज़ें इसमें और ऐड ऑन हो गई हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट पे ध्यान देना है और बाकी और 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। तो ये एक अच्छा पॉइंट, ये अच्छा क्वेश्चन बन के आ सकता है ये वाला हिस्सा, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अब हम आगे और पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत क्लियर रहना है कि इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। पहले हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फेडरल कंट्री, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे ये प्रैक्टिस होती है। तो ये दोनों बात आप भूल मत जाइए, कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर वो पॉइंट इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों, 1947 में हम लोग सभी जानते हैं हमें आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त को होता है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि पहले क्या होते थे, राज्य वगैरह हुआ करते थे, राजा महाराजा होते थे। उसके बाद जैसे आजादी मिली तो हम लोगों ने जो बाउंड्रीज वगैरह थी ऐसे ही जोड़ ली थी, और कोई ज्यादा आइडेंटिटी नहीं थी कि हाँ इस स्टेट में ऐसे ऐसे लैंग्वेज बोली जाती है, कुछ नहीं था, सब इम्प्रॉपर था। उसके बाद हम लोगों ने ये फैसला किया कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से डिवाइड करेंगे, हमारे कल्चर ज्योग्राफी के बेसिस पर और ट्रेडिशंस के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर और अलग अलग बेसिस पर हम स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं अगर आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ का इंसान पंजाबी बोलेगा, तमिलनाडु जाएंगे तो तमिल बोलेगा। तो इस तरीके से हमने सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी दी। इसका फ्रेंड एक लेटेस्ट एग्जांपल और है 2013 में हम जानते हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था। तो ये एक इसका लेटेस्ट एग्जांपल है। तो यही सारी बातें आपको इस पॉइंट में ध्यान रखनी है। अब हम अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी समझते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं भारत में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इसके साथ साथ इंग्लिश भी। पूरी कहानी समझते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ था, उससे पहले तक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे तो वो इंग्लिश में काम वगैरह किया करते थे, तो इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। आजादी मिलने के बाद हम लोगों ने उसको हटा के हिंदी कर दिया। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे सबसे पहले तमिलनाडु ने इसका अपोजिशन किया, और भी कई और स्टेट ने कहा कि हिंदी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी तो ज्यादातर जो साउथ के स्टेट है उन्हें समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए 1965 में लोगों ने इसका अपोज करना चालू किया इस चीज को। तो उसके बाद भारत सरकार ने यह फैसला किया कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा। अभी आप लोग जानते होंगे दोस्तों। और इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, ये केवल ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में हर स्टेट पे ये चीज फॉलो होती है। हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होती है। जैसे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो हिंदी है, पंजाब में चल जाए तो पंजाबी होगी। यानी अगर आप पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी ऑफिस में जाएं और आप डॉक्यूमेंट वर्क देखें तो सब पंजाबी लैंग्वेज में होगा। ऐसी तमिलनाडु में तमिल मिलेगी, महाराष्ट्र में मराठी मिलेगी। इस तरीके से हर स्टेट की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अलग होती है और संग में इंग्लिश वगैरह चलती है। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं, जैसे आपका बोर्ड का पेपर आएगा तो आपको इंग्लिश में तो मिलेगा, साथ में हिंदी में भी मिलेगा, क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोस्तों ये रहा ऑफिशियल लैंग्वेज की कहानी। नेशनल लैंग्वेज कोई है नहीं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ थोड़ा हमें ये भी समझना जरूरी है कि भारत में कैसा कैसा लैंग्वेज का सिस्टम है। दोस्तों हमारे भारत में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, यानी एकदम इंपॉर्टेंट वाली, जिसमें हिंदी, उर्दू, मराठी और भोजपुरी, तो ऐसी कई सारी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में आती हैं। इसके अलावा दोस्तों 114 मेजर लैंग्वेजेस हैं, यानी एकदम प्रमुख भाषाएं। इसके अलावा दोस्तों 1500 से यानी कि 1500 से भी ज्यादा डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जैसे थोड़े थोड़े एरिया में लैंग्वेजेस चेंज होती रहती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं अगर हम फिरोजाबाद में हैं तो आसपास के जितना एरिया है, मथुरा साइड वगैरह, वहाँ पे खड़ी भाषा बोली जाती है।
इसके अलावा थोड़ा आप आगे जाएंगे तो कानपुर में कानपुरिया भाषा, फिर थोड़ा आगे जाके भोजपुरी, तो अलग अलग जगह जाते जाते वो चेंज होती रहती है। तो ये सारा सिस्टम था हमारे लैंग्वेज का। तो ये बस लैंग्वेज पॉलिसी में आपको ये सब समझना था। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, लैंग्वेज पॉलिसी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा, बार बार इसका रिविजन करते रहिएगा। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरा और आखिरी पॉइंट है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस आपको खुद से समझना है ये चीज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच काफी रिलेशन होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, तभी वो फेडरल कंट्री में आता है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में भी समझा रखी है। इसके अलावा दोस्तों इसी में एक होती है कोलिशन। कोलिशन गवर्नमेंट एक हमारा टर्म है जिसे आपको समझना है। वैसे तो आप सभी लोग पढ़ते हुए आए होंगे, गठबंधन की सरकार। अब हम लोग जानते हैं जैसे कि अगर हमारे इंडिया में बीजेपी जीती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी पार्टी जीती है, उसका जो कोलिशन है एनडीए वो जीता है, उसके अंदर कई सारी पार्टियां और आती हैं। तो जैसे कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनने में हेल्प कर रही है। तो ये सारा हमें रिलेशन दिखाता है कि स्टेट की गवर्नमेंट के कोलिशन से सेंट्रल की गवर्नमेंट बनती है। तो ये सारी चीजें हमारे कोलिशन में आ गई। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता, बस आप लोगों को ये खुद से समझना है और कोलिशन गवर्नमेंट का टर्म याद रखना है। तो दोस्तों बेसिकली बस इस वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने सारे टॉपिक एकदम टर्म्स अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। आप लोग को बता दें लैंग्वेज पॉलिसी वाला क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा और लिस्ट वाली चीजें याद रखिएगा। बाकी दोस्तों माना थोड़ी वीडियो लेट हो जाती है, अब से हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, तो आप बस चैनल पर बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।